हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरीब कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज से इतिहास के क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। जिन्हें भी आवश्यकता होगी वो यहाँ से जो है तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि CGPSC में पूछा जा रहा है आजकल के ट्रेंड के अनुसार, वैसे ही हम NCERT के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। NCERT के कुछ तथ्यों को जो है मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं इतिहास, है ना, इतिहास के बारे में जो है जानते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? बीती हुई बातों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जैसे हम कुछ बातों का अध्ययन करते हैं, उन बातों को अगर क्रमबद्ध रूप में अगर उसे लेख करते जाएं तो वो जो है इतिहास बन जाता है ना। तो बीती हुई बातों का पूर्ण रूप से क्रमबद्ध अध्ययन करना तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करना ही इतिहास है। ठीक है। उसी क्रम में जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने कुछ संस्थान बनाने का प्रयास किया भारतीय इतिहास को जानने के लिए। उसी क्रम में 1784 में कलकत्ता में जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्थान की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। और दूसरी बार 1862 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया कनिंघम ने। ये जो संस्थान थे उस टाइम के, इनका मुख्य उद्देश्य ही रहा है भारतीय इतिहास को जानना, है ना, भारतीय इतिहास को जानना। इतिहास जैसे हम जानेंगे कैसे, तो उसके कुछ स्रोत होंगे, है ना। तो स्रोत होंगे, जैसे इतिहास जानने के स्रोत में अगर हम बात करें तो दो स्रोत जो है सामने दिखाई देते हैं। वो है क्या? पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत कैसे? जो नीचे खनन करके, है ना, खनन के माध्यम से जो हमें प्राप्त होते हैं, उससे हमें जो जानकारी मिलती है वो भी इतिहास के बारे में जो है मिलती है। तो जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं, पहला है क्या? सिक्के। पुरातात्विक स्रोत में पहले है सिक्के। सिक्कों का अध्ययन करना जो है कहलाता है मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स जो है कहते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय इतिहास की बात करें तो बहुत सारे जो है सिक्के मिले हुए हैं अलग अलग काल के। पहला है क्या? मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सभी जगह से जो है मिले हुए हैं, इन सभी कालों से, सॉरी। तो मौर्योत्तर काल की बात करें तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक सिक्के जो है मिले हैं, जैसे सीसे, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, इन सभी के जो है सिक्के प्राप्त होते हैं और सर्वाधिक मात्रा में जो है होते हैं। वहीं गुप्त काल की बात करें तो सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन जो है इस समय रहा है। तो सोने के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन रहा है और यहाँ पे सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन रहा है। इन दोनों में जो है अंतर है, एनसीईआरटी में आपको जो है देखने को ये मिल जाएंगे। तो इस बात से यह पता लगाया जा सकता है इनके सिक्कों से कि इस समय व्यापार और वाणिज्य का जो विकास है किस स्तर पर रहा होगा, यानी उन्नत अवस्था में जो है रहा होगा। उसके जस्ट विपरीत अगर देखें गुप्तोत्तर काल की बात करें तो यहाँ पे सिक्कों के प्रचलन का कम प्रमाण जो है दिखाई देता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे व्यापार वाणिज्य शिथिल अवस्था में रही होगी। वहीं अभिलेख, दूसरा है अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन जो है कहलाता है पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी जो है कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। वहीं एक और फैक्ट जो है एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र जो है कहा जाता है या पेलियोग्राफी जो है कहा जाता है। ग्राफी लिखा हुआ है वहां पे एनसीईआरटी में, है ना। तो पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी जो है कहा जाता है। तो इन दोनों में जो है अंतर है, पुरालेख शास्त्र और पुरालिपि शास्त्र, इन दोनों में जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसको एपिग्राफी कहते हैं, इसको पेलियोग्राफी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे यहाँ भारतीय इतिहास की बात करें तो बहुत सारे अभिलेख जो है मिले हुए हैं, जैसे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अभिलेख। इन अभिलेखों को कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। कौन कौन से काल के अभिलेख? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के अभिलेखों का प्रमाण जो है, जो भी मिलता है हमारे यहाँ, उनका प्रकाशन कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक
पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। वहीं अगर बाकी अभिलेखों की बात करें जैसे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के अभिलेख और कुछ अन्य क्षेत्र के जो अभिलेख हैं उनका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अब इसी क्रम में देखें तो मौर्य काल से जो है हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में अगर हम देखें तो वहां से अभिलेख जो है ज्यादातर दिखाई देने लगते हैं अशोक के काल के, है ना। तो अशोक के काल में जो है जैसे देखें तो यहाँ पे खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों तरह की लिपियों के जो है अभिलेख देखने को मिलेंगे। मध्य भारत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख, वहीं पश्चिमोत्तर जो भारत है वहां पे खरोष्ठी लिपि के प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे अभिलेखों के माध्यम से। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यूनानी अरेमिक भाषा के जो अभिलेख हैं अशोक के वो भी देखने को मिलेंगे। वहीं और आगे बात करें तो मेरठ और टोपरा नामक स्थान से सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें अपने दरबार में ले गए। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गए और वहां पे जो अपने दरबार में महान पंडित प्रगाढ़ पंडित जो वहां पे थे उनसे पढ़वाने का जो है प्रयास किया, पर वो भी पढ़ नहीं पाए उस समय, है ना। तो उसी क्रम में जब अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों में से जो है एक थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने उसे पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त करी। उसी क्रम में अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगचकोई नामक स्थान से जो है प्राप्त हुआ है। उसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य इन 4 तथ्यों का वर्णन किया गया है। क्या क्या? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, ठीक है। अब आगे चले देखते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में 300 ईसा पूर्व के जो है मिले हुए हैं। दूसरा, अब आगे जो है देखते हैं दूसरा स्रोत। पहला स्रोत था आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में चलिए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में 3 स्रोत कौन कौन से? धर्म ग्रंथ साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य और तीसरा यात्रा वृत्तांत, है ना। तो धार्मिक ग्रंथ साहित्य में भी 2 तरह के जो है साहित्य, एक जो ब्राह्मणों ने रचना किया है और दूसरा जो ब्राह्मणों ने रचना नहीं किया है। तो ब्राह्मणों ने जिन्हें रचना किया है ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मणों ने जिन्हें रचना नहीं किया है वो ब्राह्मणेतर ग्रंथ जो है कहलाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपन्यास, षड्दर्शन, पुराण, वेदांत, स्मृति, आरण्यक, ये सभी जो है क्या है? धार्मिक ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वहीं ब्राह्मणेतर ग्रंथ मतलब जो ब्राह्मणों ने नहीं किया है, ब्राह्मणों ने रचना नहीं किया है, पहला जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सब जो है ब्राह्मणेतर ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र, इंडिका, ये सब जो है लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है आएंगे। अर्थशास्त्र के रचनाकार थे कौटिल्य, इंडिका के मेगास्थनीज, ये सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। तो उस काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, है ना, मिलते हैं, कह सकते हैं। अब देखते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत की अगर हम बात करें, अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ आया है तो वो भारत के बारे में जो है अपने जो भी यात्रा वृत्तांत में लिखेगा वो भी इतिहास के रूप में जो है मिलते हैं। जैसे कि ह्वेन-त्सांग की एक रचना है CU की, जिसको आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अगर CGPSC या CGWAPN की तैयारी कर रहे होंगे तो ये चीज आपको देखने को मिला होगा। ह्वेन-त्सांग की रचना है CU की, एक यात्रा वृत्तांत है। इससे भी भारतीय इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो आगामी वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिन्हें भी आवश्यकता होगी वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, इससे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है ना। और जो है आप घर बैठे भी इसकी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे जो है विराम देते हैं इसे।
तो चलिए।